राजधानी वॉरियर्स, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव। आज का टॉपिक सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता। मृदा उर्वरता होती क्या है? मृदा उर्वरता मृदा की वह पैतृक क्षमता है जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा, उचित संतुलन व प्राप्य रूप में प्रदान कर सके। फिर से देखिए, मृदा उर्वरता मृदा की वह पैतृक क्षमता है। पैतृक क्षमता पेरेंटल कैपेसिटी है, इसके पेरेंट से मिली है। और सॉइल के या मृदा के पेरेंट्स कौन होते हैं? रॉक्स, चट्टाने। तो ये चट्टानों से मिली हुई क्षमता है। किससे मिली हुई क्षमता है? चट्टानों से मिली हुई क्षमता है, पैतृक क्षमता है, जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व। देखिए, बहुत सारे तत्वों की खोज हो गई है, लेकिन पौधे को केवल 17 पोषक तत्व चाहिए। पौधे को अपना जीवन चक्र चलाने के लिए, अपनी जिंदगी को ढंग से जीने के लिए, अपनी वृद्धि के लिए 17 पोषक तत्व चाहिए। 17 पोषक तत्व कौन से चाहिए? जो आर्नन की आवश्यक पोषक तत्वों की संकल्पना पर खरे उतरते हैं। आर्नन की आवश्यक पोषक तत्वों की संकल्पना क्या कहती है? कि जिस पोषक तत्वों की आवश्यकता है उसकी कमी वही पूरा करेगा। ए प्लांट न्यूट्रिएंट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर। दूसरा, पोषक तत्व पौधे की उपापचय क्रियाओं में भाग लेगा। उस पोषक तत्व के बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। इन 3 बातों पे खरे उतरने वाले को आवश्यक कहा जाता है। और 17 ऐसे न्यूट्रिएंट्स है, 17 ऐसे पोषक तत्व है जो पौधे के लिए आवश्यक है। NPK, CA, MgS, APCU, Mn, Zn, बोरोन, इस तरह से CHO करके 17 है, जिनकी अगले चैप्टर्स में हम बात करेंगे। तो मृदा उर्वरता मृदा की वह पैतृक क्षमता है, पैतृक से मिली हुई, जनक से मिली हुई क्षमता है, चट्टानों से मिली हुई क्षमता है, जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक कौन कौन से पता है? CHO, NPK, CA, MgS, APCU, Mn, Zn, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सारे ये उचित मात्रा में, सही मात्रा में उपलब्ध करानी चाहिए। मृदा उर्वरता को सही संतुलन में उपलब्ध कराना चाहिए और प्राप्य रूप में उपलब्ध कराना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्राप्य रूप? अवेलेबल फॉर्म। अवेलेबल फॉर्म हर प्लांट न्यूट्रिएंट की, हर पोषक तत्व की अलग अलग होती है। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पौधे को नाइट्रेट के रूप में मिलता है। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट। कुछ पौधे अमोनियम के रूप में लेते हैं। ऐसे फास्फोरस का अवेलेबल फॉर्म है H2PO4। ये सबसे ज्यादा H2PO4 के रूप में फास्फोरस पौधे लेते हैं। दूसरा फॉर्म इसका HPO4- भी है, तो H2PO4- सबसे ज्यादा लिया जाता है। इसी प्रकार पोटेशियम, पोटेशियम को पौधे कैसे लेते हैं? K+ के रूप में। तो ये सारे इस तरह से सभी पोषक तत्वों के उपलब्ध रूप होते हैं, प्राप्य रूप होते हैं, उसी में मिलना चाहिए। तो मृदा उर्वरता मृदा की वह पैतृक क्षमता है जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा, उचित संतुलन व प्राप्य रूप में प्रदान कर सके। एक सिंपल परिभाषा यूं भी ले सकते हैं कि मृदा की जैविक, भौतिक और रासायनिक शक्तियों का योग, कौन कौन सी? बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल जो पावर्स है, जो शक्ति है, स्ट्रेंथ है, उनका भी अगर हम एडिशन कर दे, योग कर दे तीनों का, तो उसको भी मृदा उर्वरता कहते हैं। तो मृदा उर्वरता की 2 परिभाषाएं आपके सामने है। मृदा उर्वरता मृदा की वह पैतृक क्षमता है जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा, उचित संतुलन व प्राप्य रूप में प्रदान कर सके। वह मृदा की जैविक, भौतिक, रासायनिक शक्तियों का योग मृदा उर्वरता कहलाता है। मृदा उर्वरता 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृतिक। प्राकृतिक कौन सी? जो चट्टानों से मिली है। प्राकृतिक कौन सी हो गई? जो चट्टानों से मिली है, जो प्राकृतिक रूप से उसके अंदर है। कुछ पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से उसके अंदर होते हैं। जैसे इंडियन सॉइल्स के अंदर 0.2 से 0.3% नाइट्रोजन नेचुरली पाई जाती है। आप उसमें खाद नहीं डाल रहे, आप उसमें यूरिया, DAP फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे, बावजूद इसके भी भारतीय मृदाओं के अंदर 0.2 से 0.3% नाइट्रोजन होती है। 0.03 से 0.3% फास्फोरस होती है। 0.4 से 0.5% पोटाश होती है। तो ये प्राकृतिक उर्वरता है। किसकी वजह से होती है? मृदा की चट्टानों से मिलने वाली उर्वरता की वजह से होती है। उपार्जित, उपार्जित का मतलब प्राप्त की हुई। ये बाद में जब मृदा बन गई उसके बाद में हम उसमें खाद डाल रहे हैं, मींस मृदा में जानबूझ के कर रहे हैं हम। मृदा में जो है ना, कृत्रिम रूप से हम उर्वरता बढ़ा रहे हैं। तो खाद से, उर्वरक से, भू परिष्करण क्रियाओं से, टिलेज प्रैक्टिसेस से या सिंचाई से, इनसे अगर उपजाऊपन बढ़ रहा है, उर्वरता बढ़ रही है, तो उपार्जित होगी। तो प्राकृतिक रूप से मिली है चट्टानों से तो प्राकृतिक है, और हमने उसको खाद डाल के इस तरह से बढ़ाया है तो वो उपार्जित है।
अब पढ़ेंगे मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। तो जितने भी कारक है उनको दो वर्गों में बांटते हैं, एक नेचुरल फैक्टर्स प्राकृतिक कारक, एक हो जाएंगे आर्टिफिशियल या कृत्रिम कारक। तो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों को दो ग्रुपों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? प्राकृतिक कारक। पहले हम प्राकृतिक पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे कृत्रिम कारक। प्राकृतिक में पहला है पैतृक पदार्थ या मूल पदार्थ या पेरेंट मटेरियल। देखिए पैतृक पदार्थ या मूल पदार्थ होता क्या है? चट्टान होती है। तो जैसी चट्टान होगी वैसी मृदा बनेगी, एज द रॉक्स एज द सोइल। जिस प्रकार की चट्टान उसी प्रकार की मृदा बनेगी। मान लेते हैं कि चट्टान जिससे मिट्टी का निर्माण हुआ है वो अम्लीय आग्नेय चट्टान है। सपोज जिस चट्टान से मिट्टी का निर्माण हुआ है वो अम्लीय आग्नेय चट्टान है या फिर बालू पत्थर वाली चट्टान है, तो मिट्टी कैसी बनेगी? बलुई मिट्टी बनेगी। अब बलुई मिट्टी की विशेषता होती है, उसमें क्षार कम होते हैं और केओलिनाइट की मात्रा ज्यादा होती है। केओलिनाइट क्या है? एक क्ले खनिज है, एक टाइप ऑफ क्ले है, सिलिकेट क्ले है। तो अम्लीय आग्नेय चट्टान या बालू पत्थर से बनने वाली मृदा बलुई मृदा होती है। बलुई मृदा में क्षारों की मात्रा कम होती है और केओलिनाइट क्ले की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन ये कंडीशन, क्षार कम होना, केओलिनाइट ज्यादा होना, ये मृदा उर्वरता को कम करता है। तो पहला प्रभावित करने वाला कारक आ गया मृदा पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ में कह रहा है कि अम्लीय आग्नेय चट्टान या बालू पत्थर से मिट्टी बनी है तो बलुई बनेगी, क्षार उसमें कम होंगे, केओलिनाइट ज्यादा होगी और वो मृदा ज्यादा उपजाऊ नहीं होगी, मींस उसकी उर्वरता हो जाएगी कम। अगर चट्टान क्षारीय है या अवसादी है, अवसादी चट्टानें वो चट्टानें होती है जो आग्नेय चट्टानें टूट टूट के कहीं जाके जमा होने से बनती है। देखिए मैं थोड़ा आग्नेय के बारे में बता दूं। आग्नेय चट्टानें उन चट्टानों कहते हैं जो ज्वालामुखी का लावा निकलता है, वो लावा ठंडा होने के बाद बिल्कुल हार्ड हो जाता है, एक सॉलिड हो जाता है, उसी ठंडे लावा के ठंडे होने से बनी चट्टान आग्नेय चट्टान कहलाती है। ये अम्लीय भी होती है, जनरली ज्यादातर अम्लीय होती है, कभी माध्यमिक होती है, कभी ये क्षारीय भी होती है आग्नेय। लेकिन अवसादी चट्टानें जो बनती है वो आग्नेय चट्टानों के टूट टूट के हवा से पानी से जाके जमा होने से बनती है। और हवा और पानी से वो चट्टानें जाएंगी ना और जिनसे अवसादी बनेगी तो उनके अंदर लवण क्षार भी आ जाती है। इसलिए जनरली अवसादी क्या मिलेगी आपको? क्षारीय लवणीय टाइप की मिलेगी। तो अगर मान लीजिए किसी क्षारीय या अवसादी चट्टान से मिट्टी का निर्माण हो रहा है तो उसमें क्षार ज्यादा होंगे, क्योंकि चट्टान भी कैसी है? क्षारीय, तो बनने वाली मिट्टी भी क्या हो जाएगी? क्षारीय। अब ज्यादा क्षारीय होना भी उपजाऊपन को कम कर देगा, तो यहां भी मृदा उर्वरता क्या हो रही है? कम। अगर चट्टान कठोर है, चट्टान कठोर है या शुद्ध चूना पत्थर है तो उससे बलुई और उथली मृदाओं का निर्माण होगा। उथली का मतलब कम गहरी, जिसमें थोड़ा नीचे हार्ड रॉक आ जाएगी, हार्ड लेयर आ जाएगी, तो उर्वरता फिर कम हो जाएगी। अगला कारक है स्थलाकृति या टोपोग्राफी। स्थलाकृति का मतलब है स्थल की आकृति। अगर ढालू पहाड़ी मृदा है, दोबारा देखिए, स्थलाकृति कारक नंबर 2 हो गया स्थलाकृति, स्थल की आकृति कि वो ढलान वाला या समतल है। सपोज मिट्टी ढलान वाली है, आपकी मृदा या खेत कैसा? ढलान वाला है, तो उसमें पोषक तत्व ढाल के साथ ही बह के या पानी जब भी बरसात होगी तो पानी के साथ बह के नीचे वाली सतह में जमा हो जाएंगे और आपकी ढाल वाली जो मृदा है उसकी उर्वरता या उपजाऊपन हो जाएगा कम। जबकि निचले जहां पर वो ढाल जाके खत्म हो रहा है, जहां नीचे वाला, वहां पर उर्वरता हो जाएगी ज्यादा, क्योंकि सारे पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थ वहीं जाके जमा हो जाते हैं। लेकिन यदि मृदा समतल है तो लेवल्ड है तो वहां कटाव की संभावना कम होती है और मृदा उर्वरता होती है ज्यादा। अगला कारक है मृदा आयु, सॉइल एज। देखिए स्टूडेंट्स, मृदा आयु का मतलब है आप उस पर कब से खेती कर रहे हैं। यदि आप 3 साल से फसल उगा रहे हैं तो मृदा की आयु 3 साल है, 10 साल से उगा रहे हैं 10 साल है। और जितनी ज्यादा उम्र होगी, जितने लंबे समय से फसल उगाई जा रही है, उतना ही उपजाऊपन कम होगा, उर्वरता कम होगी, बशर्ते कंडीशन सेम रहेगी। आप ये नहीं कह सकते कि साहब एक 5 साल से उगा रहे हैं और एक में 2 साल से उगा रहे हैं, 5 साल वाले में हम खाद डाल रहे हैं, 2 साल वाले में नहीं डाल रहे, तो कौन सी उपजाऊ होगी? वो तो आपने कंडीशन चेंज कर दी, आप एक में खाद डाल रहे, एक में नहीं डाल रहे। सेम कंडीशंस में जितने लंबे समय से फसल उगाई जा रही है, उस ज्यादा लंबे समय से उगाई जा रही है तो उर्वरता होगी कम, और कम समय उगाते हुए तो उर्वरता होगी अधिक। तो प्रौढ़ मृदा मींस अधिक आयु की मृदा होगी, तो लगातार फसल उगाने से, अपक्षालन से मृदा उर्वरता कम, और मृदा आयु कम होने पर मृदा उर्वरता ज्यादा। अगला कारक है जलवायु या क्लाइमेट। जलवायु या क्लाइमेट में हम एक को लेंगे। सबसे पहले लेते हैं अधिक वर्षा। देखिए स्टूडेंट, ज्यादा बरसात होने से लवण, क्षार, गुलकर
पानी के साथ जमीन के नीचे वाली सतह में चले जाते हैं, और खनिज लवणों का जल के साथ घुल के मृदा के नीचे के संस्तरों में जाना लीचिंग या अपक्षालन कहलाता है। क्या कहलाता है? लीचिंग या अपक्षालन। तो ज्यादा बरसात से किसका अपक्षालन हुआ? लवण क्षारों का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, सोडियम का, ये सारे क्षार है नीचे चले गए। तो ऊपर क्या बच गया? फिर हाइड्रोजन बच गया, एल्यूमिनियम बच गया। तो मृदा कैसी होगी? अम्लीय, और अम्लीय की उर्वरता होती है कम। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिक वर्षा अम्लीय मृदा, अधिक वर्षा अम्लीय मृदा। क्यों? लवण क्षारों की लीचिंग, अम्लीय पदार्थ ऊपर रह गए, मृदा बन गई अम्लीय। अब इसका उल्टा, अगर बरसात कम हुई तो बरसात कम हुई, तापमान ज्यादा रहा, तो धीरे धीरे जो लवण घुल के नीचे गए थे लवण क्षार, वो वापस मृदा की सतह पर आ जाएंगे। मृदा की सतह पर आते ही मृदा कैसी होगी? लवणीय क्षारीय। तो अधिक वर्षा से तो अम्लीय मृदा बनती है, लेकिन कम वर्षा से क्षारीय मृदा का निर्माण होता है। और ये दोनों ही कंडीशन, अम्लीय मृदा बनना भी उर्वरता को कम करता है, तो क्षारीय मृदा बनना भी उर्वरता को कम करता है। जलवायु कारक है तापमान। अब देखिए, अधिक तापमान से क्या होता है? जो जीवांश पदार्थ है वो बेकार हो जाते हैं। बेकार मतलब उनका विघटन हो जाता है, वो अपने अवयवों में टूट जाते हैं। जैसे कोई पत्ती पड़ी हुई है, अगर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो पत्ती फिर कोई काम की नहीं, तो सूख जाती है, उसकी नाइट्रोजन वगैरह की हानि हो जाती है, उसके पोषक तत्व वैसे ही जमीन में नहीं जाने के बजाय ऐसे बेकार हो जाते हैं। तो अधिक तापमान से कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ किसे कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? जो जीवों से मिलता है। किसी की पत्ती, टहनी, फूल, तना, किसी की चमड़ी, हड्डी, बाल, ये सब जीवांश पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ है। और ज्यादा गर्मी से, ज्यादा तापक्रम से ये किसी काम के नहीं रहते, बेकार पदार्थों में बदल जाते हैं, इनका विघटन हो जाता है, तो उर्वरता हो जाएगी कम। तो ज्यादा तापमान भी उर्वरता को कम करता है। इसी तरह से हवा की बात करें तो बहुत तेज चलने वाली हवा या सूखी हवा मिट्टी के कटाव को बढ़ा देती है, मृदा अपरदन को बढ़ा देती है, सोइल इरोजन को बढ़ा देती है, और उर्वरता हो जाती है कम। मृदा प्रोफाइल की गहराई, स्टूडेंट्स, मृदा प्रोफाइल की गहराई का मतलब है कि कितना नीचे पत्थर है। एक जमीन ऐसी है जिसमें बहुत ऊपर ही पत्थर आ गया, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट पे पत्थर आ गया, उसकी उपजाऊपन उसका कम रहेगा, क्योंकि जड़ों को जगह नहीं मिलेगी, पोषक तत्व ले नहीं पाएंगी। लेकिन एक मृदा ऐसी है जिसमें ना काफी गहराई तक कोई कठोर परत नहीं है, कोई हार्ड लेयर नहीं है, कोई चट्टान नहीं है, तो उसकी उर्वरता हो जाएगी ज्यादा, उपजाऊपन हो जाएगा ज्यादा। तो मृदा प्रोफाइल की गहराई ज्यादा होगी तो मृदा उर्वरता या उपजाऊपन भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट है मृदा की भौतिक दशा, फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल। देखिए, फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल में या मृदा की भौतिक दशा में क्या क्या क्वालिटीज आती है? जैसे वायु संचार आता है, जल धारण क्षमता आती है, उसका कणाकार आता है, तो भौतिक गुण लगभग सारे आ जाते हैं। अगर किसी मिट्टी की भौतिक दशा अच्छी है, मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी है, जल धारण क्षमता क्या है? भौतिक गुण है। वायु संचार, जल संचार अच्छा है, तो उस मृदा में लाभदायक जीवाणु ज्यादा सक्रिय रहेंगे। जिस मिट्टी में वायु संचार अच्छा होता है, जल संचार अच्छा होता है, भौतिक गुण उसके अच्छे होते हैं, जल धारण क्षमता अच्छी होती है, तो वहां पर लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता ज्यादा होती है। और लाभदायक जीवाणु क्या करते हैं? मृदा में जितने भी जीवांश पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, उनका डिकम्पोजिशन करके उनको खाद में बदल देते हैं, उनको हुमस में बदल देते हैं, और मृदा उर्वरता हो जाएगी ज्यादा। तो भौतिक दशा अच्छी तो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता ज्यादा, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता ज्यादा तो जीवांश पदार्थों का अपघटन ज्यादा, जिससे हुमस ज्यादा बनेगी, ज्यादा खाद बनेगी और उर्वरता हो जाएगी ज्यादा। नंबर 7 है सॉइल इरोजन, मृदा कटाव। सिंपल है, जिस मृदा में कटाव ज्यादा होता है उसकी उर्वरता होती है कम, उपजाऊपन होता है कम। और लास्ट नेचुरल फैक्टर आ गया मृदा में पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता। मृदा में पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। मृदा में पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता अगर ज्यादा है, देखिए किसी मिट्टी में पोषक तत्व होते हुए भी वो पौधों को उपलब्ध नहीं कराती है। किसी में नाइट्रोजन ज्यादा उपलब्ध होता है, फास्फोरस पोटास कम होता है, किसी में फास्फोरस पोटास ज्यादा होता है, नाइट्रोजन कम होता है, किसी में कैल्शियम ज्यादा होता है। तो ऐसी मृदाएं जो इम्बैलेंस है, पोषक तत्व पूरे उपलब्ध नहीं करा पा रही है, या एक को ज्यादा करा रही है दूसरे को कम करा रही है, उनकी उर्वरता होती है कम। लेकिन कोई पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता अच्छी रखती है, सारे पोषक तत्व अच्छे प्रदान करती है, तो उसकी उपजाऊपन या उर्वरता हो जाएगी ज्यादा। तो ये प्राकृतिक कारक थे जो मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं। अब हम लेंगे कृत्रिम कारक। कृत्रिम कारक में पहला है जलाक्रांति, वाटर लॉगिंग कंडीशन।
कीचड़ हो गया, पानी भर गया, तो वहां पर क्या होगा? देखो मृदा में ज्यादा पानी भरने पर क्या क्या नुकसान होने वाला है। नुकसान नंबर 1 है मृदा उर्वरता कम करने वाला कारण नंबर 1 है कि जिस मृदा में पानी भर गया उसका वायु संचार हो गया कम, हवा की मात्रा होगी उसके अंदर कम। अब हवा कम होगी तो सूक्ष्म जीव श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन है वो जुटा नहीं पाएंगे, और सूक्ष्म जीवों की या लाभदायक सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता हो जाएगी कम। जब लाभदायक सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम होगी तो फिर अपघटन, ये जो हो रहा था ना, हुमस खाद बन रही थी, वो भी बनना हो जाएगी कम, और मृदा उर्वरता भी कम। ज्यादा पानी भरने से हानिकारक जीवाणु सक्रिय हो जाएंगे। देखिए नमी में हानिकारक रोगाणुओं की संख्या बढ़ती है। जैसे बरसात के दिनों में आप देखना बहुत सारी खाज खुजली करने वाले इस तरह के रोगाणु बहुत बढ़ जाते हैं, फंगस बढ़ जाती है, जीवाणु बढ़ जाते हैं, दूसरे हानिकारक रोगाणु बढ़ जाते हैं। तो उसी तरह से जब पानी खेत में भरा रहेगा, जलाक्रांति वाली अवस्था रहेगी, वाटर लॉगिंग कंडीशन रहेगी, सोइल वाटर लॉक्ड होगी, तो हानिकारक अम्लों का निर्माण हो जाएगा, और हानिकारक अम्ल बनने से मृदा उर्वरता अपने आप ही क्या हो जाएगी? कम। फिर देखिए ज्यादा पानी भराने से जो घुलनशील पोषक तत्व है, जो पानी में घुलते हैं, जो विलेय है, उनकी हो जाएगी लीचिंग। लीचिंग या अपक्षालन, मतलब वो लवणक सार गुड़ के चले जाएंगे नीचे, और वो पौधे के लिए लाभदायक लवणक सार थे, तो अपने आप ही मृदा उर्वरता कम होगी। जब घुल के पोषक तत्व नीचे चले गए तो मृदा उर्वरता कम। जिंक की उपलब्धता भी कम हो जाती है जब खेत में बढ़ जाता है पानी, तो जिंक की प्राप्यता उपलब्धता भी कम। सल्फेट, सल्फेट का सूत्र होता है SO4 2- या -2। पौधों को सल्फर सल्फेट के रूप में मिलता है, लेकिन पानी भरने से वाटर लॉगिंग कंडीशन में सल्फेट बदल जाता है सल्फाइड में। कैसे? इसका ऑक्सीजन निकलता रहेगा पानी की वजह से, और ये बन जाएगा सल्फाइड, मींस इसका अपचयन हो जाएगा सल्फाइड में, और सल्फाइड पौधों को मिलता नहीं है, तो सल्फर की उपलब्धता हो गई कम, तो मृदा उर्वरता भी कम। नाइट्रेट स्टूडेंट सबसे ज्यादा लीचिंग होती है नाइट्रेट की। क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रेट ऋणायन है, और मृदा के कण भी ऋणावेशित होते हैं, और ऋणावेशित और ऋणायन दोनों के बीच में होता है प्रतिकर्षण। धनायन तो क्या है? मृदा कणों पे चिपक जाते हैं, लेकिन ऋणायन बेचारे चिपक नहीं पाते क्योंकि मृदा खुद ही ऋणावेशित है। तो नाइट्रेट जैसी ऋणायन से उनका नुकसान या उनकी लीचिंग होना एक आम बात होती है मृदा के अंदर। तो यहां पर क्या होगा? देखो पानी ज्यादा भर गया तो नाइट्रेट घुलनशील अवस्था में रहता है, इसकी फटाफट लीचिंग हो जाएगी, या फिर विनाइट्रीकरण हो जाएगा। विनाइट्रीकरण क्या होता है? बनी बनाई नाइट्रेट वापस टूट जाएगी नाइट्रोजन में। तो कुल मिला के पानी भरना मृदा उर्वरता को कम करता है। फसल प्रणाली, लगातार हम एक ही फसल उगाते हैं। हमने किसी से पूछा भाई साहब पिछले साल क्या उगाया था? गेहूं। उससे पिछले साल क्या उगाया था? गेहूं। 5 साल पहले क्या उगाया था? गेहूं। इस साल क्या उगाएगा? गेहूं। 2 साल तक क्या उगाएगा? गेहूं। अब मान लीजिए कोई आदमी गेहूं 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 गेहूं, तो फिर गेहूं को जो पोषक तत्व चाहिए वो सारे मृदा में कम हो जाएंगे, या जितनी गहराई तक उसकी जड़ें जा रही है वहां तक तो बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। तो एक ही फसल अगर लगातार बोते एकल फसल प्रणाली अपनाते हैं तो एक तो पोषक तत्वों की कमी होने से मृदा उर्वरता कम हो जाती है। नंबर 2, अगर लगातार एक ही फसल उगाते तो जड़ों से जो विष निकलता है, जहरीला पदार्थ निकलता है, वो मृदा को कर देगा बेकार, और मृदा उर्वरता हो जाएगी कम। फसल चक्र अपनाओ। क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र क्या होता है? देखिए निश्चित अवधि में निश्चित क्षेत्र में फसलों को हेर फेर कर इस प्रकार से बोना कि मृदा की उर्वरता बनी रहे एवं उत्पादन भी अधिक हो। फसल चक्र क्या होता है? निश्चित अवधि में निश्चित क्षेत्र में फसलों को हेर फेर कर इस प्रकार से बोना कि मृदा की उर्वरता बनी रहे एवं उत्पादन भी अधिक हो। मतलब फसलों को बदल बदल के बोइए, फसल चक्र अपनाइए, उसमें फलीदार फसलें शामिल कीजिए। दलहनी फसलें फलीदार फसलें होती है, लेग्यूमिनस जो क्रॉप्स होती है फलीदार फसलें होती है, वो अपनाइए। इससे मृदा में जीवांश पदार्थ बढ़ेगा, मृदा में पोषक तत्व बढ़ेंगे, क्योंकि दलहनी फसलें क्या करती है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा, बाकी पोषक तत्व बढ़ेंगे, जीवांश पदार्थ बढ़ेगा, कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा, और मृदा उर्वरता बढ़ जाएगी। इसलिए फसल चक्र अपनाओ, उपजाऊपन को बढ़ाओ। सघन खेती करेंगे तो भी उर्वरता कम हो जाएगी। सघन क्या होता है? देखो, एक तो हम खेत को खाली नहीं छोड़ते हैं। रबी में फसल बोई, उसको काट के हमने जायद में बो दी, जायद में काटा, फिर वापस खरीफ में बो दिया, मतलब कभी खाली नहीं रहेगी रह रही। ये एक सघन खेती का एक रूप है। या फिर आवश्यकता से ज्यादा नजदीक बो रहे हैं, ज्यादा फसल ले रहे हैं, वो भी सघन खेती होती है। तो सघन खेती करने से भी उपजाऊपन में आती है कमी। अगला कृत्रिम कारक है सॉइल पीएच, मृदा पीएच।
पीएच आप जानते होंगे, पीएच अम्लीयता क्षारीयता को मापता है। द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी इज कॉल्ड पीएच। पीएच किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयन सक्रियता के ऋणात्मक लोग या लघु गुणक को पीएच कहते हैं। अगर पीएच 7 से कम होता तो अम्लीयता होती है, 7 से अधिक हो तो क्षारीयता होती है। हम बात करते हैं कम पीएच वाली, मींस अम्लीय मृदा की। अम्लीय मृदा में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोहा पौधों को ज्यादा मिलता है, एल्यूमिनियम पौधों को ज्यादा मिलता है, मैंगनीज ज्यादा मिलता है, कॉपर ज्यादा मिलता है। और डियर स्टूडेंट्स, जितने भी है ना FeAl MnCu, इनमें से Al तो पौधों को जरूरत नहीं होती, कोई स्पेशली किसी प्लांट को हो तो बात अलग है। बाकी तीनों माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब इनकी मात्रा पौधे को कम चाहिए। अब चाहिए कम, अम्लीय मृदा में मिल रहे हैं ज्यादा, तो इनका आ जाएगा विषैला प्रभाव, इनका आ जाएगा विषैला प्रभाव और मृदा उर्वरता हो जाएगी कम। अब इसका उल्टा, अम्लीय मृदा में ये जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस, ये यम यम यम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस। फास्फोरस तो स्टूडेंट्स ना अम्लीय मृदा में अच्छी मिलती है ना क्षारीय मिलती है, फास्फोरस तो उदासीन में अच्छी मिलती है। तो लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम क्या है? ये अम्लीय मृदा में उल्टे मिलते हैं कम, क्षारीय मृदा में मिलते हैं ज्यादा। तो एक तो ये वाला इनका विषैला प्रभाव आ रहा है क्योंकि ये ज्यादा मिल रहे हैं, और ये अम्लीय मृदा में कम मिल रहे हैं। ये कौन? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस। तो ये अम्लीय मृदा या कम पीएच वाली मृदा ज्यादा मिलने से भी उर्वरता कम कर रही है क्योंकि जरूरत नहीं उनकी ज्यादा, और इनकी कमी हो रही है तो उर्वरता कम। दोनों कंडीशन क्या कर रही है? उर्वरता कम, उपजाऊपन कम कर रही है। अब आ जाते हैं ज्यादा पीएच वाली मृदाओं के पास, क्षारीय मृदाओं के पास। क्षारीय मृदाओं में जो उधर कम मिल रहे थे फास्फोरस को छोड़ के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इसके अलावा सबसे खतरनाक जो क्षारीय आयन है मृदा में वो सोडियम होता है। सोडियम जितना बेकार आयन मृदा में कोई सा ही नहीं होता है, ये क्षारीय मृदाओं में बहुत ज्यादा होता है। क्षारीय मृदाओं में ये डिफ्लोकुलेशन कर देता है मिट्टी का। डिफ्लोकुलेशन समझते होंगे, मृदा कणों को बिखेर के रख देता है, मृदा कण आपस में जुड़ नहीं पाते। जुड़ना बहुत जरूरी है, वायु संचार के लिए जरूरी है, जल संचार के लिए जरूरी है, जलदान क्षमता के लिए जरूरी है। लेकिन अगर मृदा कण बिखर जाते हैं तो थोड़ा सा बरसात होते ही सारे कण एकदम पैक हो जाते हैं। पैक होने से नीचे पानी जाना बंद हो जाता है, ऊपर दलदल सी हो जाएगी, पानी भर जाएगा, नीचे वायु संचार कम है, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता कम हो गई, बिल्कुल बेकार हो जाती है मिट्टी। तो सारी मृदाओं में कैल्शियम ज्यादा मिलेगा, अम्लीय में कम मिल रहा था, मैग्नीशियम ज्यादा मिलेगा, पोटेशियम ज्यादा मिलेगा, और एक सोडियम सबसे खतरनाक होता है सोडियम आयन। इनकी उपलब्धता ज्यादा हो जाएगी, तो इनकी उपलब्धता ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है, ये भी मृदा उर्वरता को कम करेंगे। ऐसे इनकी कम हो जाएगी जो उधर ज्यादा मिल रहे थे, FeAl MnCu। हालांकि इसमें Al की मतलब नहीं, Al तो वैसे भी नहीं चाहिए, FeMnCu और P, इनकी उपलब्धता हो जाएगी कम, और ये सारी कंडीशन क्या कर रही है? मृदा उर्वरता को कम कर रही है। उसके बाद में लेते हैं एवं सूक्ष्म जीव, ये भी कृत्रिम कारक है। मृदा में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं जीवाणु। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, मृदा में सर्वाधिक पाया जाने वाला सूक्ष्म जीव जीवाणु। मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? जीवाणु। इसके अलावा क्या होते हैं? कावक होती है, फंजाई, एल्गी या शैवाल, एक्टिनोमाइसीटीज, सहस्त्रपादी, दीमक होती है, टर्माइट, कीट पाए जाते हैं, शतपादी पाए जाते हैं, केंचुए पाए जाते हैं। एक एक को लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं केंचुओं से क्या फर्क पड़ता है मृदा उर्वरता पे। केंचुए तो बढ़िया है, नेचुरली आपको पता होगा केंचुए वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, तो मृदा का चूर्णन करते हैं। एक तो फायदा हुआ, उर्वरता ज्यादा होगी। चूर्णन का मतलब मोटी मिट्टी उसको बारीक कर देंगे, खाएंगे उसको, निकालेंगे तो बारीक हो जाएगी वो, तो चूर्णन कर देंगे। मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करके, मतलब मिट्टी भी खाएंगे, जीवांश पदार्थों को खाएंगे, कचरे को इनको खाएंगे, और जटिल नाइट्रोजन यौगिकों को बदल देंगे सरल नाइट्रोजन यौगिकों में। इससे मृदा में क्या होगा? तो ये भी बढ़िया बात है कि जटिल नाइट्रोजन यौगिक, जटिल नाइट्रोजन यौगिक का नाम जानते हो? प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, ये सारे जटिल है ना। इनसे सरल क्या बनेंगे? नाइट्रेट, अमोनियम, मतलब उपलब्ध रूप वो मिल जाएंगे। तो जटिल नाइट्रोजन यौगिक है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है उनको सिंपल कंपाउंड्स में बदल देंगे, तो उससे उपलब्धता बढ़ जाएगी। और साथ ही मृदा में कार्बन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा भी केंचुए बढ़ा देते हैं, और केंचुए कुल मिला के सारी क्रियाओं के द्वारा मृदा उर्वरता को भी बढ़ा देते हैं। अगले आगे शैवाल, एल्गी, जहां पानी मिला वहीं फैलगी। तो शैवाल, एल्गी, स्टूडेंट्स आप एल्गी जानते होंगे, कई बार आपने पानी की टंकी में हरा हरा सा एक काई सी देखी होगी, कांजी सी देखी होगी, वही एल्गी है। बढ़िया चीज होती है।
इसमें कार्बनिक पदार्थ खुद ही कार्बनिक पदार्थ है। तो जब किसी मृदा में एल्गी ज्यादा होगी, शैवाल ज्यादा होगी, तो मृदा में जीवांश पदार्थ बढ़ गए। क्यों बढ़ गए, क्यों योग हो गया जीवांश पदार्थों का? क्योंकि खुद ही जीवांश पदार्थ है ये। साथ साथ ही एक और फायदा है, ये वायु संचार को बढ़ाती है एल्गी। फिर एक और फायदा है, एल्गी जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों को उपलब्ध करवाती है। तो एल्गी किसी मृदा में है तो जीवांश पदार्थ बढ़ जाएंगे, वायु संचार बढ़ जाएगा, इसके अलावा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बढ़ जाएगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों को मिलना शुरू हो जाएगी, और ये सारी कंडीशन मृदा उर्वरता को बढ़ाती है। अगले जीव है कवक और एक्टिनोमाइसीड्स। कवक और एक्टिनोमाइसीड्स भी बड़े उपयोगी है। ये क्या करते हैं, मृदा में जितने भी जीवांश पदार्थ होते हैं, मृदा में जैसे पत्ती गिरी, किसी की टहनी गिरी, किसी की चमड़ी, इन सब के ऊपर काम करते हैं, और काम करके उसको सरल यौगिकों में कन्वर्ट कर देते हैं, ह्यूमस बना देते हैं धीरे धीरे। देखिए, ताजा कोई कचरा गिरा है, ताजा पत्ती गिरी है, उसको बोलते हैं लिटर, करकट। उसके ऊपर किसी सूक्ष्म जीव ने क्रिया की तो बदल गया डफ, किसी में बन गया वो डफ बदल गया, और डफ का अगर और ज्यादा अपघटन हो गया तो बिल्कुल बारीक खाद बन जाती है, बिल्कुल काले भूरे रंग का एक पदार्थ बन जाता है, इसको बोलते हैं ह्यूमस। और ह्यूमस धनायनों का भंडार होती है। जिस तरह से मृदा कण ऋणावेशित होते हैं, उसी तरह से ह्यूमस भी ऋणावेशित एक मिसीली होता है, कण होता है, अणु होता है, जिसके ऊपर धनायन लगे होते हैं। और जिस मृदा में ह्यूमस ज्यादा बनता है या ज्यादा पाया जाता है, वो उर्वरता अधिक रखती है। तो यहां पर कवक एक्टिनोमाइसीड्स क्या कर रहे हैं, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ के सेलुलोज को तोड़ देंगे, हेमीसेलुलोज का अपघटन कर देंगे, लिग्निन का विच्छेदन अपघटन कर देंगे, और इनको सबको पेड़ पौधों के इन अवशेषों को तोड़ के ह्यूमस बढ़ा देते हैं, और ह्यूमस बनते ही मृदा उर्वरता अधिक होती है, उपजाऊपन अधिक होता है। अगला सूक्ष्म जीव है जीवाणु। मृदा में सबसे ज्यादा कौन सा जीव पाया जाता है, जीवाणु। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मींस वायुमंडलीय N2, वायुमंडल में नाइट्रोजन N2 के रूप में होती है, उसको मृदा में ले आता है, पौधे को उपलब्ध करवाता है। ये दलहनी फसलों में राइजोबियम होता है, अदलहनी में अजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम वगैरह ये होते हैं, इस तरह से होता है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उपजाऊपन बढ़ा रहे, उर्वरता बढ़ा रहे। जैव रासायनिक क्रियाओं में सल्फाइड से सल्फेट बना देते हैं वापस से। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पानी भरते ही सल्फेट से सल्फाइड बन जाता है, और सल्फाइड पौधों को मिलता नहीं है। लेकिन अगर जीवाणु है तो वापस सल्फाइड को सल्फेट SO4 में कन्वर्ट कर देंगे, पौधों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो जीवाणु भी कुल मिला क्या कर रहे हैं, मृदा उर्वरता को बढ़ा रहे हैं। अगला कृत्रिम कारक है मृदा ताप। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है कि मृदा ताप कृत्रिम कारक है, जबकि लग रहा है प्राकृतिक, कि मिट्टी का गर्म होना है तो प्राकृतिक कारक है। नो, ये आर्टिफिशियल फैक्टर है। मृदा ताप हम पढ़ी कौन से रहे भी, कृत्रिम कारक। तो मृदा ताप, मृदा जीवाणुओं की सक्रियता के लिए सबसे बढ़िया तापमान होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी को बताना मत, दुनिया में ज्यादातर पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम सब, हमारे लिए 25 से 30, 20 से 30 के आसपास सबसे बढ़िया तापमान होता है। तो जीवाणुओं के लिए सबसे बढ़िया तापमान कितना होता है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इमेजिन किसी मिट्टी का तापमान ज्यादा हो गया, मृदा का ताप क्या हो गया, ज्यादा। तो थोड़ी देर पहले हमने प्राकृतिक कारक में भी, जलवायु में पढ़ा था कि अगर ऊपर का ये मृदा ताप है, ये कृत्रिम में आएगा, वातावरण का ताप है वो प्राकृतिक में आएगा। तो तापमान बढ़ने से जो जीवांश पदार्थ होते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, टहनियां है, चमड़ी है, हड्डी है, इनका होता है मतलब इनका ये टूट जाती है, ये विच्छेदन हो जाता है। इनका विच्छेदन कह दो, मतलब एक वर्ड होता है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन होता है मतलब ये अपने अपने ना इंग्रेडिएंट्स में टूट जाते हैं, अपने अपने अवयवों में टूट जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते। तो ज्यादा तापमान होने पे कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन व अपक्षय ज्यादा हो जाता है, मींस ये कोई काम के नहीं रहते, उर्वरता उल्टी कम। कले की मात्रा में वृद्धि, जबकि नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ हो जाएंगे कम। कले की मात्रा में वृद्धि होना उपजाऊपन को बढ़ाता है। ये कहां होगी, लेकिन जहां तापमान ज्यादा होता है और बरसात भी ज्यादा होती है, वहां कले बढ़ती है, जबकि नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ हो जाएंगे कम। तो देखिए कुछ कंडीशन में ज्यादा हो रहा है, ताप ज्यादा होगा तो कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन और अपक्षय ज्यादा होगा, ये क्या है, उर्वरता कम। लेकिन कले बढ़ जाएगी, बरसात ज्यादा होने से पोषक तत्व पौधे, पेड़ पौधे बढ़ जाएंगे, तो यहां वापस ज्यादा हो रही, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ हो जाएंगे कम, फिर वापस मृदा उर्वरता कम। तो किसी कारण से बढ़ रही है, किसी कारण से कम हो रही है। अब मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, मुझे नहीं लगता है पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि मृदा में कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ होंगे, पेड़ पौधों की पत्तियां होंगी, टहनियां होंगी, शाखाएं होंगी, कचरा होगा, खाद होगा, तो मृदा उर्वरता ज्यादा रहेगी। जैसे बालू मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बिल्कुल ही कम होता है, इसलिए उसकी उर्वरता होती है कम। जबकि क्ले जो होती है, काली मिट्टी, जिसकी साइज होती है 0.002 mm से कम, जो ऋणावेशित होती है क्ले,
उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं ज्यादा। काली मिट्टी काली क्यों? क्योंकि उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जीवाणु पदार्थ होते हैं, तो उसकी मृदा उर्वरता हो जाएगी ज्यादा। तो बलुई की कम, कले की ज्यादा। कारण क्या है? मृदा में कार्बनिक पदार्थ। अब है मृदा जुताई का ढंग और समय। अगर आपने सही समय पे जुताई की और ढाल के विपरीत की, जैसे आपका खेत ऐसे ढाल वाला है, आपने ट्रैक्टर या जुताई करने के यंत्र को भी यूं चला दिया, मृदा कटाव ज्यादा हो जाएगा, उर्वरता हो जाएगी कम। और ढाल के विपरीत क्रॉस स्लोप अगर आपने जुताई की है, प्लोइंग की है, तो मृदा उर्वरता हो जाएगी ज्यादा, क्योंकि कटाव रुक जाएगा। तो समय पर और ढाल के विपरीत जुताई करने पे मृदा उर्वरता बढ़ती है, ढाल के समानांतर जुताई करने पर और गलत टाइम पर करने पर या समय पर नहीं करने पर उर्वरता हो जाती है कम। तो ये पूरा टॉपिक हो गया मृदा उर्वरता का। अब हम ले रहे हैं मृदा उत्पादकता, सॉइल प्रोडक्टिविटी। उर्वरता क्या थी? उपजाऊपन था, मृदा की पैतृक क्षमता थी जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा उचित संतुलन में प्राप्य रूप में प्रदान कर रही थी। उत्पादकता क्या है? उत्पादकता है उसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता। तो व्हाट इज सॉइल प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी होगी पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो मृदा उत्पादकता से तात्पर्य है उसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता। मृदा उत्पादकता को रुपए या उपज प्रति हेक्टेयर में मापते हैं। एक हेक्टेयर से कितना पैसा मिल रहा है वो उत्पादकता है। एक हेक्टेयर से कितना अनाज मिल रहा है, कितना उत्पादन मिल रहा है, उपज मिल रही है, उसका उत्पादकता है। तो उत्पादकता किसमें मापते हैं? रुपयों में या उपज प्रति हेक्टेयर में। अब जो मृदा उर्वर है मींस उपजाऊ है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो उत्पादक भी हो। जो फर्टाइल है उसके लिए प्रोडक्टिविटी होना जरूरी नहीं है, प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मृदा तो उपजाऊ है लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा, उत्पादन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हो सकता है जब मृदा में फसल उग रही है उस समय ओले गिर गए, उस समय पशु चर गए, कोई बीमारी लग गई, तो मृदा तो उपजाऊ है लेकिन उत्पादकता की गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है। जनरली ऐसा नहीं होता भाई जो उपजाऊ होती है वो उत्पादन नहीं देती, उपजाऊ उत्पादन देगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि मृदा उपजाऊ है लेकिन उत्पादन नहीं होता है, किसी विपरीत जलवायु परिस्थितियां हो सकती है, कोई दूसरे कारण हो सकते हैं। लेकिन जो मृदा उत्पादक है, जो पैदावार दे रही है, वो तो अवश्य ही उर्वर होंगी, उपजाऊ होंगी। तो एक लाइन है बहुत अच्छी वाली, जो मृदा उर्वर है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो उत्पादक भी हो, क्योंकि उर्वर होने के बावजूद भी बाढ़ से, पाले से, अतिवृष्टि से, सूखे से, कीट पतंगों के आक्रमण से उत्पादन कम हो सकता है, उत्पादकता कम हो सकती है। लेकिन जो मृदा उत्पादक है, उत्पादन दे रही है, वो तो उपजाऊ होगी, उर्वर होगी। अब मृदा उत्पादकता के लिए एक फॉर्मूला बना रखा है। मृदा उत्पादकता या उपज ये होती है फंक्शन ऑफ सॉइल, क्लाइमेटम, क्रॉप मैनेजमेंट एंड टाइम। दोबारा, सॉइल प्रोडक्टिविटी इज द फंक्शन ऑफ सॉइल, क्लाइमेटम, क्रॉप मैनेजमेंट एंड टाइम। देखिए एफ का मतलब क्या हो गया? फंक्शन ऑफ। एफ फॉर फंक्शन ऑफ, एस फॉर सॉइल, सीएल फॉर क्लाइमेटम जलवायु क्लाइमेट, वी फॉर क्रॉप द क्रॉप, एच फॉर प्रबंध मैनेजमेंट और टी फॉर टाइम। जब ये सारे मिलते हैं, मृदा, जलवायु, फसल, मैनेजमेंट और टाइम, ये सारे कारक मिलते हैं तो ही उत्पादन मिलता है, उपज मिलती है। तो सॉइल प्रोडक्टिविटी इज द फंक्शन ऑफ सॉइल, क्लाइमेटम, द क्रॉप मैनेजमेंट एंड टाइम। मृदा उत्पादकता मृदा, जलवायु, फसल, प्रबंध एवं समय की क्रियान्विति है, इस तरह से हिंदी में बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक आ गया मृदा उर्वरता। अगर कोई मृदा उर्वर है तो संभावना है कि उसकी उत्पादकता भी अधिक होगी। तो पहला कारक हो गया मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता अधिक है तो मृदा उत्पादकता भी अधिक होगी। मृदा की भौतिक दशा, फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, जलदान क्षमता, वायु संचार, जल संचार, ये सारे किसमें आते हैं? मृदा कणाकार, ये भौतिक दशा है। तो भौतिक दशा अगर किसी मिट्टी की अच्छी है तो उत्पादकता भी ज्यादा होगी। स्थिति, एक जमीन है जो शहर के पास में स्थित है, तो शहर के पास में स्थित होने से क्या फायदा होगा? एक बहुत दूर है तो दूर वाले में क्या खर्चे बढ़ जाएंगे। आप दवाई लेके जा रहे हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, उपज को लेके आ रहे हैं, बीज लेके जा रहे हैं, बहुत खर्चा बढ़ जाएगा। और वही कंडीशन वाली सेम जमीन अगर शहर के पास है तो वहां पर खर्चा कम हो जाएगा और खर्चा उत्पादकता है। प्रति हेक्टेयर कितना पैसा बचा लेते हैं आप, वो उसकी उत्पादकता है। तो शहर के समीप मिट्टी है तो उत्पादकता ज्यादा होगी क्योंकि खर्चे कम हो गए। मांग, जो फसल आपने बोई है
अगर उसकी मांग है, कपास बोई और कपास की मांग है तो पैसा ज्यादा मिलेगा आपको, उसकी मूल्य ज्यादा उसका मिलना है। और फसल की मांग ही नहीं है तो उसका भाव गिर जाएगा, आपको पैसा कम मिलेगा। तो ज्यादा मांग होने पे ज्यादा पैदावार होगी, मतलब ज्यादा पैसा मिलेगा, तो मृदा उत्पादकता होगी अधिक। यातायात के साधन, अगर गाड़ी, बसें, पिकअप ट्रक इनकी व्यवस्था है तो खर्चे हो जाते हैं कम। एक खेत जो बहुत दूर है शहर से, तो वहां गाड़ी लेके जाना वापस लाना, खर्चे बढ़ गए। एक बिल्कुल ही यातायात के साधन है जहां मतलब खूब गाड़ियां चल रही है, किसी भी गाड़ी को जो है ना रोक के अपना सामान रख के, माल रख के ले गए या वापस लेके आ गए, तो पैसा लगेगा आपका कम। तो यातायात के साधन है अगर मिट्टी की, जहां खेत आपका वहां के लिए, तो उत्पादकता हो जाएगी ज्यादा। अन्य कारक, मौसम की प्रतिकूल दशा, उत्पादकता कम। कीट बीमारियों का आक्रमण, उत्पादकता कम। जानवरों द्वारा फसल को नुकसान कर दिया गया, उत्पादकता कम। समय पर कृषि क्रियाएं नहीं की, उत्पादकता कम। अब पढ़ेंगे मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में अंतर। पहला है स्टूडेंट्स, मृदा उर्वरता मृदा की वह पैतृक क्षमता है जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा, उचित संतुलन व प्राप्य रूप में प्रदान कर सके। जबकि मृदा उत्पादकता क्या होती है? प्रति हेक्टेयर पैदावार। दूसरा हो गया, इसको प्रयोगशाला में मापना पड़ेगा, आपको केमिकल एनालिसिस करने पड़ेंगे। किसी भी मृदा की उर्वरता ज्ञात करने के लिए मिट्टी को चेक कराना पड़ेगा आपको, केमिकल्स उसके अंदर कितना कितना पोषक तत्व वो चेक करवाना पड़ेगा आपको। जो पास की प्रयोगशाला है या कृषि अनुसंधान केंद्र, वहां लेके जाओगे और वो पूरा एनालिसिस करने के बाद बताएंगे कि मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है। तो उर्वरता कैसे माप सकते हैं आप? प्रयोगशाला में केमिकल एनालिसिस करके, उसका पूरा विश्लेषण करके। लेकिन उत्पादकता कभी भी आप प्रयोगशाला में नहीं माप सकते। उसके लिए तो आपको खेत में क्या करना पड़ेगा? फसल उगानी पड़ेगी। तो मृदा उत्पादकता को खेत में फसल उगाकर ज्ञात किया जाता है, उर्वरता को प्रयोगशाला में केमिकल एनालिसिस से ज्ञात किया जाता है। मृदा उर्वरता को प्रतिशत में मापा जाता है कि कितने परसेंट उर्वरता है। मान लो नाइट्रोजन आ गई 0.5, फास्फोरस आ गया 0.2, ऐसे सबकी निकाल के लास्ट में एवरेज कर देंगे। तो मृदा उर्वरता प्रतिशत में मापी जाती है। तो मृदा उर्वरता प्रतिशत में मापी जाती है और मृदा उत्पादकता क्विंटल प्रति हेक्टेयर या रुपए प्रति हेक्टेयर में मापी जाती है। जो मृदा उर्वर है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो उत्पादक हो, आवश्यक नहीं होती है लेकिन जरूरी नहीं हो ही, लेकिन जो उत्पादक है वो अवश्य ही क्या होती है? उर्वर। लास्ट कारक आ गया नंबर 5, मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक स्थिति, पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा व उनका संतुलन। ये सब मृदा उर्वरता को निर्धारित करते हैं। कौन कौन से कारक? मृदा की भौतिक दशा उर्वरता को प्रभावित करेगी, रासायनिक स्थिति उर्वरता को प्रभावित करेगी, पोषक तत्वों की मात्रा पौधों के लिए उर्वरता को प्रभावित करेगी, उनका बैलेंस या संतुलन या उर्वरता सब इसको करेगी। लेकिन उधर आओ, यहां कारक है मृदा की उर्वरता, परिवहन के वे। उर्वरता के लिए तो परिवहन के वे थे ही नहीं। उपज की मांग, ये किसमें आ रहे हैं? ये आ रहे हैं उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों में। और फसल पैदा करने में खर्चा लग रहा है, ये उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। और ये भौतिक दशा, रासायनिक स्थिति, पोषक तत्वों की मात्रा, ये उर्वरता को डिसाइड करते हैं। ये था मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में अंतर। और इसके साथ ही आपका ये पूरा टॉपिक मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता। धन्यवाद।